फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें या हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। पिछले हमने 3 वीडियोस में कुछ ट्रांसलेशन करना सीखा, जिसमें मैंने आपको इज एम आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी और लास्ट वीडियो में हैज, हैव, हैड का यूज करना बताया था। एक एक्सरसाइज भी दिया था आपको करने के लिए, जिसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम ट्रांसलेशन का पार्ट 4 लेते हैं और अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज जो दिया था आपको उसको सॉल्व करते हैं, और आपने जो ट्रांसलेशन किया होगा उनसे आप मेरे द्वारा किए गए ट्रांसलेशन से मैच करिएगा। जहां गलती हो उसको सुधारिएगा और अपनी गलती को न रिपीट करने की थोड़ा सा जिम्मेदारी समझिएगा। तो देखते हैं हम पहला सेंटेंस क्या था। न्यूटन के पास एक वफादार कुत्ता था। ये रखने वाली बात हो रही है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको सिखाया था कि जब रखने का भाव होता है, किसी के पास कोई चीज है, तो वहां हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। था पास्ट की बात है, यानी हैड का यूज होगा। तो किसके बात कर रहे हैं? न्यूटन की बात। न्यूटन के पास था, न्यूटन हैड क्या था? एक वफादार कुत्ता, अ फेथफुल डॉग। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। यहाँ एक व्यापारी के बारे में बात हो रही है। तो अब मर्चेंट थे, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं हम। हैड क्या थे? 2 पुत्र थे, 2 सन्स। उसे कल तेज बुखार था, यानी उसके पास कल तेज बुखार था। इसको भी हम रखने वाले सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सी या ही दोनों लिख सकते हैं। उसे, वो, कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का। तो ही या शी आपने कुछ भी किया हो, कोई वो सही है। था पास्ट की बात है, हैड। तो शी हैड तेज बुखार की इंग्लिश होती है हाई फीवर, कल। अदर वर्ड है यस्टरडे। मेरी शर्ट साफ क्यों नहीं है? देखिए, इसमें रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये उससे पहले वाले रूल में आप जाइए, इज एम आर के यूज में। तो मेरी शर्ट साफ क्यों नहीं है, तो क्यों आया? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इज का यूज होगा क्योंकि मेरे शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाई इज माई शर्ट, ठीक है। निगेटिव भी है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो व्हाई इज माई शर्ट नॉट, क्या नहीं है? साफ नहीं है, क्लीन। आज तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए टुडे ये गलत लिखा है, टुडे नहीं होना चाहिए। तो व्हाई इज माई शर्ट नॉट क्लीन। क्या मैं तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हूं? इसमें भी होने वाला है, तो यानी इज एम आर का यूज होगा। लेकिन क्या सबसे पहले लिखा है? तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखेंगे आई एम। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं, अपने बारे में। तो निगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। एम आई नॉट, क्या नहीं हूं तुम्हारा सच्चा मित्र, योर ट्रू फ्रेंड। आई एम आई नॉट योर ट्रू फ्रेंड। मोहन के पास नई कार नहीं है, रखने वाली बात है और निगेटिव है। तो मोहन डज नॉट हैव, क्या नहीं है? अ न्यू कार। मैंने बताया था ना कि या तो आप डज नॉट हैव का यूज करिए या तो हैज नॉट का यूज करिए, ये बात एक ही है। मोहन हैज नॉट अ न्यू कार या मोहन डज नॉट हैव अ न्यू कार। लेकिन मैं आपको फिर से स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डिड नॉट हैव, इन्हीं का यूज करके ट्रांसलेशन करें। ये ज्यादा सही माने जाते हैं और आज के समय में यही यूज भी किए जाते हैं। जहां आपको लगे कि हैज नॉट लगाना है, वहां आप डज नॉट हैव लिखिए। जहां लगे आपको कि हैड नॉट लगाना, वहां डिड नॉट हैव लिखिए। और जहां लगे कि डू नॉट हैव नॉट लगाना है, वहां पे डू नॉट हैव लिखिए। सचिन भारत के महान खिलाड़ी हैं, होने वाली बात है। तो सचिन इज, क्या है? एक महान खिलाड़ी। अ ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया, भारत के। यहाँ एक कहां से आ गया? इंग्लिश में मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले हम ए एन लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल कमरे में आपसे नाराज कौन था? यहां भी होने वाली बात है, रखने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे। और एक चीज और, जब किसी सेंटेंस में कौन आ जाता है तो यही सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मत माना करिए, इसको आप अफर्मेटिव जैसे करिए कि हु वॉज एंग्री, कौन था क्या? नाराज। हु वॉज एंग्री, नाराज कौन था? किससे? आपसे, विथ यू। कहाँ की बात हो रही है? कमरे में, इन द रूम। कल भी है इसलिए ये यस्टरडे, सब अदर वर्ड है, ठीक है।
हु वॉज एंग्री विद यू इन द रूम यस्टरडे। मेरे एक भाई दो बहनें हैं, रखने वाली बात है ना, मेरे पास, तो आई हैव, क्या क्या है मेरे पास, एक भाई है, अ ब्रदर, एंड और क्या है, दो बहनें, टू सिस्टर्स। अब यहाँ देखिए और नहीं लिखा ना, लेकिन सेंस और का बन रहा है, इसलिए इंग्लिश में लिखेंगे जरूर। आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। उस आदमी के पास पैसा कभी नहीं था, मैंने उसके पास पैसा कभी नहीं। यहाँ भी रखने वाली बात है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग है। द मैन नेवर हैड मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जनरली तो आप हैड के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन यहाँ नेवर पहले कैसे आ गया है। तो ये एक अलग रूल है जो मैं आपको आगे टेंस पढ़ाते समय बताऊंगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का रूल है। यहाँ हैड नेवर के बाद नहीं लगा सकते आप, हैड के बाद नेवर ऐसा नहीं होगा कि द मैन हैड नेवर, कभी नहीं कि इसे एक साथ लिखेंगे नेवर। लेकिन ये यहाँ क्यों आया, इसको मैं आपको टेंस बताऊंगा तब समझाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। गरिमा के पास दिल्ली में एक बंगला है, तो गरिमा के पास है ना, रखने की बात है, तो गरिमा हैज, क्या है, एक बंगला है, अब बंगलो कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली। गरिमा हैज अ बंगलो इन दिल्ली। देखिए ये थोड़ा सा उत्तर भारत के जो लोग हैं इसको दिल्ली पढ़ा करते हैं, दिल्ली जैसा लिखा है दिल्ली, तो इसको दिल्ली मत पढ़ा करिए, उसको एच को है तो साइलेंट करिए, दिल्ली पढ़िए या दिल्ली ऐसे बोलिए, ठीक है। दिल्ली ऐसा प्रोनाउंसिएशन मत करिए, दिल्ली दिल्ली ऐसे नहीं बोलते। हम हमेशा आपके साथ होंगे, ये होने वाली बात है, तो शैल बी विल बी का यूज होगा। तो वी विल, और ऑलवेज जब कभी भी हमेशा आ जाता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब दो वर्डों से मिलकर बनी है। कौन कौन से, विल और बी, विल बी, इसलिए पहले वर्ड के तुरंत बाद ऑलवेज लग जाएगा। तो वी विल ऑलवेज बी आपके साथ, विथ यू। आपका छोटा भाई कल कहाँ था, कल कहाँ था, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, वेयर, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, किसके अनुसार, आपके छोटे भाई के अनुसार, योर यंग ब्रदर। तो सिंगुलर हो जाएगा ना, योर यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई, वॉज योर यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई। वेयर वॉज योर यंगर ब्रदर, कब, कल, यस्टरडे। मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है। देखिए दो सेंटेंस हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉमा से, तो जैसे हैं वैसे ही आप इनका ट्रांसलेशन करिए। सबसे पहले लिखिए मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर, या आई हैव मदर एक ही माँ होती है, तो आई हैव मदर। और तुम्हारे पास क्या है, इसको आप ट्रांसलेशन करिए क्वेश्चन की तरह। तो क्या की अंग्रेजी सब पहले लिखिए व्हाट, और मैंने बताया कि जब हैव का यूज होता है वैसे तुम के साथ, तो इसको हम डू यू हैव ऐसा लिखेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। इस पेड़ के फल मीठे नहीं हैं, रखने वाली बात नहीं है, ये इस पेड़ के फल, ये सब्जेक्ट है। द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री, ये होने वाला है, जो मैंने पहले आपको बताया था, इज एम आर का यूज। द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ के फल नहीं है, आर नॉट, क्या नहीं है, मीठे नहीं है, स्वीट नहीं है। वे पार्टी में प्रसन्न नहीं थे, तो दे वर नॉट, नहीं थे, क्या नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे, हैप्पी, कब, कहाँ पे, इन दी पार्टी, पार्टी में। बारात के समय गेट पर कौन होगा, ये देखिए कौन आ गया, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, और ये सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव जैसा नहीं, अफर्मेटिव जैसा बनाइए, यही सब्जेक्ट हो गया। हु विल बी, कौन होगा, कहाँ पर, एट द गेट, गेट पर, तो गेट पर कौन होगा। अब आगे देख लीजिए क्या क्या बचा, बारात के समय, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के समय। बारात की अंग्रेजी लिखिए द मैरिज पार्टी, या द मैरिज प्रोसेसन, या वेडिंग प्रोसेसन, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रोसेसन माने होता है जुलूस, तो जो शादी का जो जुलूस होता है वही बारात होती है, इसलिए बारात की अंग्रेजी या तो मैरिज पार्टी लिखें या मैरिज, वैसे मैरिज प्रोसेसन ज्यादा वर्ड बेटर है, वेडिंग प्रोसेसन या मैरिज प्रोसेसन। आज मुझे देर हो जाएगी, मतलब मैं हो जाऊंगा देर, ठीक है। तो आई विल बी, मैं हो जाऊंगा क्या, लेट, देर, आज, टुडे, आई विल बी लेट टुडे। अशोक इस कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अशोक इज, क्या है, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल। अशोक इज रेस्पॉन्सिबल इस कार्य के लिए, फॉर दिस वर्क या फॉर दिस टास्क,
शालू की मदद के लिए वहां कौन होगा, ये फिर आ गया कौन वाला। तो सबसे पहले हु और विल बी, कौन होगा कहाँ, वहां, देयर। हु विल बी देयर किस लिए, शालू की मदद के लिए, टू हेल्प शालू, टू हेल्प शालू। कोयला काला होता है, देखिए प्रेजेंट टेंस में जब होता है तो वो इज का ही यूज होता है, होता के अंग्रेजी आप अलग से नहीं लिखेंगे, ये एक जनरल सेंस होता है। कोल इज ब्लैक, ठीक है, कोयला काला होता है, प्राकृतिक, जैसे सोना पीला होता है तो गोल्ड इज येलो, ऐसे लिख सकते हैं। सुकरात कायर नहीं था, तो सुकरात के बारे में बात कर रहे हैं, सुकरात की मैंने अंग्रेजी आपको लिख दिया था, सोक्रेटिस ऐसे लिखा जाता है। तो सुकरात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको इस सुकरात को आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे, SUKRAT, ऐसा नहीं। ये यूनान के एक बहुत महान व्यक्ति थे, इनको इस तरह स्पेलिंग लिखते हैं, सोक्रेटिस। नहीं था, वॉज नॉट, क्या नहीं थे, कायर। तो सोक्रेटिस या सोक्रेट्स वॉज नॉट कावर्ड। तो ट्रांसलेशन आपके खत्म हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट रूल क्या है, यूज ऑफ डमी इट। कह रहा है डमी इट का प्रयोग आज हम सीखेंगे। तो पहली बात तो ये देखिए डमी क्यों कहते हैं इसको। कह रहा व्हेन इट हैज नो मीनिंग इन द सेंटेंस, कह रहा सेंटेंस में जब इट की कोई मीनिंग ना हो, ठीक है, इट हैज नो, इट का कोई अर्थ ना हो, तो वी कॉल इट डमी इट, तब हम इसे डमी इट कहते हैं, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, तो वो डमी है बस, मतलब देखने के लिए। जैसे आप डमी देखा होगा ना, डमी मोबाइल भी होते हैं, और डमी कुछ स्टेचू जैसी बनी होती हैं कपड़ों की दुकानों में, उनको कपड़े पहनाए हुए खड़ा किए रहते हैं, वो भी डमी होती हैं, तो वो सच में इंसान तो होते नहीं है, इसलिए उनको डमी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे इट को भी डमी इट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होती है, तो इसलिए डमी इट कहा जाता है। कह रहा है जनरली वी यूज इट, जनरली इसका हम प्रयोग करते हैं कब, व्हेन वी फील, जब हमें ये महसूस हो दैट कि देयर इज नो सब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस, कि हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हमें लगे कि हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तब जनरली हम इसका यूज करते हैं इट का, ठीक है। और अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में समझिए, देखिए कह रहा आम तौर पर मौसम, समय, दिन, तारीख, माह, वर्ष, ऋतु आदि बताने के लिए डमी इट का प्रयोग किया जाता है। आम तौर पर मतलब ऐसा नहीं हमेशा, लेकिन जनरली इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें समय, मौसम, दिन, तारीख, माह, वर्ष, ऋतु आदि के बारे में बात करना होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पे। आज रविवार है, तो दिन के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, कोई दिन बता रहे हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब 5 बजे है, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। वर्षा हो रही है, एक ऋतु या कह सकते हैं, ये भी एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ आप ये ना समझिए कि वर्षा है तो यहाँ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। वर्षा होना ये अंग्रेजी में एक वर्ब है, तो इसलिए सिर्फ वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। कल मेरा जन्मदिन है, यहाँ भी एक दिन के बारे में बात कर रही है। मैं हूं, इसमें सब्जेक्ट तो है मैं हूं, मैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, थोड़ा इससे डिफरेंट है जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे हुए हैं समय, दिन, तारीख वाले, लेकिन इसमें भी इट का प्रयोग करते हैं। परसों शुक्रवार था, दिन के बारे में बात कर रहे हैं। आज बरसात वाला दिन है, यहाँ भी दिन के बारे में या ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखिए इट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इट ही सब्जेक्ट होता है, और टेंस के अकॉर्डिंग इसमें इट के साथ इज, वॉज, विल बी, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी का मतलब क्या का जो उत्तर होगा उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, और अगर कोई अन्य वर्ड्स हैं उसके अलावा तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे अदर वर्ड्स। तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनेगी। इट से स्टार्ट करेंगे, इज, वॉज, विल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे और कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, आज रविवार है, तो अब इसमें जनरली आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि हम अंग्रेजी पहले किसकी लिखें, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपको वही याद आएगा इसमें कि ये इसमें हमें किसी दिन को बताने के बारे में बात करें, तो इट से स्टार्ट करेंगे। इट है, इज, ठीक है, प्रेजेंट है। इट इज क्या है, रविवार है, संडे, और आज टुडे, तो इट इज संडे टुडे। अब 5 बजे हैं, इट इज 5 बजे की अंग्रेजी लिख दीजिए 5 o'clock,
इट इज 5 o'clock, अब, नाउ। कल मेरा जन्मदिन है, तो सबसे पहले इट इज लिख दिया, क्या है मेरा जन्मदिन, माई बर्थडे। कल, आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए टुमारो, इट इज माई बर्थडे टुमारो। मार्च का महीना था, इट से स्टार्ट करेंगे, इट था यानी पास्ट टेंस, वॉज लिखेंगे, इट वॉज, क्या था, मार्च का महीना, द मंथ ऑफ मार्च। जब प्रीपोजिशन लगा होता है तो उल्टा करते हैं, महीना का मार्च ऐसे लिखेंगे, द मंथ ऑफ मार्च। उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई फायदा नहीं, ऐसे इसकी अंग्रेजी होती है नो यूज, ठीक है। तो इट इज नो यूज, इसको वैसे है तो नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसको आप समझ लीजिए कि ये पूरा फ्रेज है। तो नो यूज, इट इज नो यूज, ये लिख दिया हमने। अब करने से, बात करने से, तो ऑफ टॉकिंग, ऐसा है, इसको इसी तरह याद करिए कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो नो यूज ऑफ ऐसा लिखते हैं। अब जिस चीज से उसको लिखिए टॉकिंग, उससे टू हर लिखिए या हिम लिखिए, वो लड़की है कि लड़का, उसके अकॉर्डिंग हिम या हर लिखिए। तो इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हर या हिम। आगे मैं हूं, देखिए इसमें सब्जेक्ट वाली बात नहीं है, इसमें मैं सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि मैं क्या हूं। तो मैं हूं को आप आई एम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब से एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई एम ऐसा कभी ट्रांसलेशन मत करें, तो इसको इट से स्टार्ट करें, इट इज मी या इट इज आई, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ सोचे कि मैं लिखा, तो यहाँ मी क्यों लिखा गया है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ कोई भी जब वर्ड आएगा तो इसलिए मी लिखा गया है, तो इट इज मी। यही ग्रामेटिकली ज्यादा शुद्ध करेक्ट माना जाता है, जबकि इट इज आई का भी यूज होता है, लेकिन आप लोग इट इज मी ऐसा यूज करें, ज्यादा बेटर होगा। परसों शुक्रवार था, तो इट वॉज होगा, पास्ट की बात हो रही है ना, इट वॉज क्या था, शुक्रवार, फ्राइडे। अब देखिए परसों की अंग्रेजी लिखना है, परसों की अंग्रेजी देखिए कितनी बड़ी सी होती है, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों की अंग्रेजी है द डे बिफोर यस्टरडे। परसों दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ परसों, एक आने वाला परसों, जैसे कल होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल। तो अगर बीता हुआ कल है, परसों है, तो वो कल से पहले रहा होगा, इसलिए लिखते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल से पहले वाला दिन, ये लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदी में परसों कहते हैं। और अगर आने वाले कल, कल के बाद परसों हो, तो द होगा द डे, यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर आएगा, क्योंकि वो कल के बाद आएगा, तो द डे आफ्टर, और यस्टरडे नहीं होगा, आने वाला लिखेंगे फिर कल, टुमारो। तो द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों। आज बहुत गर्मी है, इट इज क्या है, बहुत गर्मी, वेरी हॉट, आज टुडे। आज बरसात वाला दिन है, वही इट इज, ठीक है, बरसात वाला दिन, अ रेनी डे टुडे, आज इट इज अ रेनी डे टुडे। व्याकरण सीखना कठिन है, इट इज क्या है, कठिन है, इट इज डिफिकल्ट, क्या, व्याकरण सीखना, टू लर्न ग्रामर, टू लर्न ग्रामर, व्याकरण सीखना। अच्छा, अगर ये सेंटेंस निगेटिव यानी नकारात्मक हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, इज वॉज विल के बाद नॉट लगा देंगे, इज वॉज विल के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि विल बी होता है ना, तो विल बी के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, विल के बाद नॉट, यानी विल नॉट बी ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कल शुक्रवार नहीं था, तो इट वॉज नॉट हो जाएगा, अब देखिए नॉट आ गया, इट वॉज नॉट शुक्रवार, फ्राइडे, यस्टरडे, कल। आज बहुत गर्मी नहीं है, इट इज नॉट बहुत गर्मी, वेरी हॉट, टुडे, आज। व्याकरण सीखना कठिन नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, कठिन नहीं है, क्या, टू लर्न ग्रामर, व्याकरण सीखना। बहती धारा में तैरना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, क्या, तैरना, टू स्विम, बहती धारा में, अदर वर्ड है इन फ्लोइंग करंट, इट इज नॉट इजी टू स्विम इन फ्लोइंग करंट, बहती धारा में, फ्लो करती हुई जो धारा है। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो यानी प्रश्नवाचक हो, तब क्या करेंगे,
जो मैंने पहले भी रूल बताया इंट्रोगेटिव बनाने की, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पे इज एम आर का यूज हो रहा है, सॉरी इज वाज विल का यूज हो रहा है, तो ये सबसे पहले लिखे जाएंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इज वाज विल लिखेंगे। बस इतना सा अंतर होता है। ये आप पहले भी सीख चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या आज छुट्टी है, तो सबसे पहले सोच लीजिए कि इसमें क्या नहीं है, तो क्या होगा, आज छुट्टी है, इसका ट्रांसलेशन आप कर ही लेंगे, इट इज हॉलीडे। तो इट इज हॉलीडे, चूंकि क्या पहले लिखा है तो इज को पहले लिख दीजिए, इज इट कर दीजिए इसको, इज इट हॉलीडे टुडे, आज। क्या अब 8:30 नहीं बजे हैं, तो क्या है, तो आप मान लीजिए क्या नहीं है तो इट इज लिखते ना, तो अब इज इट लिख दीजिए, इज इट, ठीक है। और ये निगेटिव है तो इट के बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव है तो इज इट नॉट 8:30 की अंग्रेजी लिखेंगे 8:30, 8:30। अब नाउ 8:30 माने आधा बीत चुका है और 8 तो है ही है, तो आधा और 8 8:30, ठीक है। इज इट नॉट 8:30 नाउ। क्या यहाँ स्टोर करना ठीक है, तो क्या है यानी इट इज को हम इज इट लिखेंगे, इज इट, ठीक है। राइट, ठीक है, क्या ठीक है, क्या शोर करना की अंग्रेजी है टू मेक अ नॉइज। टू मेक अ नॉइज ये पूरा मतलब होता है शोर करना। यहां भी लिखा हुआ अदर वर्ड, ये हो जाएगा हेयर। यहां आज इतनी गर्मी क्यों है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसके बीच में है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी व्हाई, फिर इज इट। वैसे ही व्हाई इज इट, इतनी गर्मी सो हॉट आज टुडे, व्हाई इज इट सो हॉट टुडे, आज इतनी गर्मी क्यों है, ठीक है। आज मंगलवार क्यों नहीं है, यहां भी क्यों भी है और नहीं भी है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई इज इट, व्हाई इज इट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव ही है तो इट के बाद नॉट आ जाए, क्योंकि यहाँ इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो व्हाई इज इट नॉट, क्या नहीं है, मंगलवार, ट्यूसडे, आज, टुडे, ठीक है। तो इस तरह से हम इट का यानी डमी इट का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे कि डमी इट का प्रयोग कहाँ होता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं जिनका ट्रांसलेशन आपको करके देखना है और उसकी चेकिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। तो कुछ आप सेंटेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये देखिए बहुत सारे सेंटेंस है। ओह, पहला ही वर्ड गलत लिखा हुआ है, कस का मतलब कल है, इसको कल समझ लीजिए, ठीक है। कल बड़ी गर्मी थी, अब वर्षा ऋतु है, आज रात में बहुत ठंड होगी, क्या उस समय 6:15 बजे थे, अभी 3:45 बज रहे हैं, यहाँ अंधेरा है। तो ये बहुत सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। इनका ट्रांसलेशन आपको करना है। कुछ वर्ड इसमें आपको कठिन लग रहे होंगे, डिफिकल्ट लग रहे होंगे, उनकी अंग्रेजी में आपको हिंट के लिए लिखे दे रहा हूँ। जैसे वर्षा ऋतु की अंग्रेजी होती है मानसून। सवा जो बजे है ना, सवा, क्वार्टर पास्ट, पौने को क्वार्टर टू बोलेंगे। धूप वाला दिन सन्नी डे। अज्ञानता इग्नोरेंस, ये अज्ञानता यहां लिखा हुआ है। वरदान ब्लिस, ठीक है। ईमानदारी ऑनेस्टी, नीति पॉलिसी। तो इस तरह से ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड की अंग्रेजी मैंने आपको बता दिया और हम इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इन ट्रांसलेशन को करके देखिएगा और हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मैच करिएगा कहाँ आप कितना सीख गए हैं, कितना सही कर रहे हैं या आप कहाँ गलतियां करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब पूरा मैंने वहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, वो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके पिछले कोई भी वीडियो कितनी भी बार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी।